महिलाएं जाति एवं सुधार। नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की, हमारा अतीत भाग 3। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। इम्पोर्टेंट बुक है, सरकारी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक होने की वजह से हर एक लाइन इम्पोर्टेंट और अपना बहुत महत्व रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार, पाठ 7। महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक। महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसे रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है, उनमें बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती है। ठीक। महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए आराम से हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं। और जो शानदार फैक्ट वह यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर आ सकता है क्वेश्चन, उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है, उनमें बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा चल जाए। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ भी सदाचारी महिला था। सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। सती प्रथा है। सती वाल थाजर सोलविन द्वारा बनाया गया चित्र 1813। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। पूर्वी समाजों सबूत के तौर पर देखा जाता था। ये जो डंडे हैं ना, इनसे ना ढोल बजाए जाते थे। तो ढोल से क्या है कि चिल्लाने की एक तो आवाज़ नहीं आती थी। और ये डंडे हैं ना बड़े बड़े, इनसे जैसे कि बाहर निकलने की कोशिश करती है जो सती हो रही है वो महिला, तो उनको ये रोकते थे। और कोई कोई इच्छा से ही सती हो जाती थी। अठारह तेरह का समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता, का स्थान आता था। इसके बाद व्यापार महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था।
फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। बताइए वैश्य किसे कहा जाता था? व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें वैश्य कहा जाता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। भाई बात बता दो तुझे, अगर ये जैसे कि साफ़ सुथरा रखने वाली जो जातियाँ नहीं होती ना, तो उस गांव में काफ़ी बीमारी फैल जाती। आई बात समझ में? क्योंकि साफ स्वच्छता बहुत मायने रखती है। अगर वो जाति नहीं रहेगी तो फिर कौन करेगा वो उस काम को? आई समझ में? यह है जो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था और कोई अछूत नहीं है भाई। और अब तो जैसे कि अब सफाई कर्मी की भर्ती हो रही है, ठीक है ना, उसमें 30,000 पदों के लिए 10 लाख आवेदन किए हैं। सब बी.एड दाढ़ी बी.टेक, और सब, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो एस.टी का हो, चाहे वो कोई भी हो, क्षेत्रीय हो, सबों ने आवेदन किया है। और वही साफ सफाई का काम करेंगे वो, ठीक है ना। अब समाज बदल रहा है धीरे धीरे। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियों के निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों का आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती। और अब भी नहीं है भाई, ये अब भी नहीं है गाँवों में। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। निम्न दर्जे का तो नहीं है, लेकिन है ना, जैसे कि कोई कुआं है गाँव का, ठीक है ना, तो वहाँ से स्वर्ण जाति पानी भरती है तो वहाँ से ये पानी नहीं भरते हैं। अगर आते हैं तो बाहर जाके अलग पानी कर देते हैं इनकी मटकी वगैरह में, ठीक है ना। कोई जैसे एक तालाब वगैरह है तो उनमें नहाने नहीं देते, नहाने का सिस्टम ही नहीं है, ठीक, अलग कुआं वगैरह है। निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहसें, मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। परिवर्तन की दिशा मुड़ते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। बात तो सही है भाई, संचार के। पहली बार किताबें, अखबारें, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी।
ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 33 1772 से 33 जब कितने साल जी लिए ये, है ना, 72 और 8 80, है ना। जब 80 जब 20 साल तो ये, है ना, 20 और 8 28 साल तो ये, 28 और 33 8 9 10 11 3 2 5 61 साल 1772 से 1833 इस तरह के एक सुधारक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो बताइए राजा राम मोहन राय समकालीन थे, यहाँ पर किसके समकालीन थे? 1772 से 1833 एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी, है ना भाई। ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बना, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से ब्रह्मा समाज कह सकते हैं अपन, है ब्रह्मा समाज ही पढ़ते आए हैं। ब्रह्मो है वैसे शुद्ध। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र, पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी? ठीक। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी? भाई उस समय ना, जैसे कि गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे, है ना, शिष्य सुनते थे, तो श्रवण शिक्षा ही थी, यानी सुनने पर आधारित थी, और तो उनमें अच्छी अच्छी बातें थी, धर्मशास्त्रों, ग्रंथों वगैरह वगैरह का, ठीक है ना। तो शास्त्रार्थ होते थे आपस में सामने बैठ के, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें, ग्रंथ, तर्क वितर्क होते थे। हाँ, किस तरह चर्चा चलती होगी? राजा राम राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। राजा राम मोहन राय रेम्ब्रांडफील्ड द्वारा बनाया गया चित्र 1833 है। रेम्ब्रांडफील्ड द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का है। चित्र तो शानदार बनाया है भाई। 1833 राजा राम मोहन राय। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी, ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी।
फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति बनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। सही बात है, और भाई सही भी बात है, क्योंकि जब अपने वेदों की रचना हुई थी हैं, या फिर जो अपने उपनिषद थे, उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती है। ठीक है, तो भाई जब उस समय से शुरू ही जो समाज की संस्कृति वगैरह है और जो वर्तमान तक है, उनमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। इनमें जैसे कि पंडितों द्वारा कुछ अपनी संस्कृति बना दी जाती है उनके हित में या फिर विपक्ष में वगैरह। ठीक है ना, काफ़ी जातियाँ अपने हिसाब से संस्कृति वगैरह बना लेती है। तो जो थी ना उपनिषदों में, वो तोड़ मरोड़ के यहाँ तक कुछ सही भी होती है रीति रिवाज और कुछ काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। तो अब ये जैसे कि राजा राम मोहन राय ये बता रहे हैं इनके उदाहरणों से। ठीक है ना, ये जो बीच में जो बदलाव हुए हैं या फिर ब्राह्मणों द्वारा या फिर कर्मकांडों द्वारा जो रीति रिवाज बनी है ना, इनको गलत बताते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं किसके, जो उस समय उपनिषदों वगैरह में जो लिखी है उन बातों के। ठीक, जबकि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। कुंडों पर झूलने का त्यौहार परंपरा के खिलाफ है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल से कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खासतौर से आलोचना की गई। मतलब वे अपनी खाल में कुंदा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। ये खाल में घस कर रखा है भाई और लटक रहे हैं ये। सीन उस समय का है। डोली थी पहले, ये डोली में आते थे देखने के लिए, जैसे कि कोई सेठानी है या फिर सेठ हैं या फिर पैसे वालों की राजकुमारियाँ हैं या फिर पैसे वाले हैं। ये घाट था, ऐसे नाव लगती थी भाई उस समय। उस समय का सीन है 1800 1850। आलोचना की गई। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। क्वेश्चन कैसे आया था, ये आया था विधवा विवाह से संबंधित है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन में वो राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ऐसे देंगे लुभाव ने ऑप्शन। ठीक, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये अपन ने ऐसे याद किया था ना, बी से विद्यासागर, बी से विधवा विवाह है ना। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेंग सलीगम पत्तुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी
के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। समर्थन में पूछ सकता है वो, बताइए वीरेशलिंगम पंतुलु संबंधित है विधवा विवाह से कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी तेलुगु भाषी इलाकों में। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह का विरोध किसने किया? विरोध का समर्थन की बात है। विधवा विवाह कानून पारित किसने करवाया था? विद्यासागर ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती खड़ा हुआ भाई, लकड़ी की चप्पल नहीं है, इंग्लिश बोलते थे फर्राटादार। दयानंद ने 1875 में, नहीं वो शायद वो हैं स्वामी विवेकानंद हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी विवेकानंद अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद जैसे लगते हैं ना, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था 1875 में। लड़कियां स्कूल जाने लगती है, ये कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। विधवा विवाह है ना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के स्थापना। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था 1856 में। विधवा विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर, बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में अपनी रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वो खुद ही पढ़ी थी भाई। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाटी लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। फिर कहाँ एक किताब लिखी थी उन्होंने अपनी ही। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज़ अली, वो यही पूछेगा मुमताज़ अली संबंधित है।
मुमताज़ अली। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी, यानी कि कोई भेदभाव नहीं था किसमें। हिंदू महिला विद्यालय 1875। ये फोटो है समय का। हिंदू महाविद्यालय के छात्र 1875। फोटो है या चित्र है। महिलाओं के बारे में महिला लिखने लगी। ठीक, महिलाओं के बारे में महिला लिखने लगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। हो सकता है वो बताइए बेगम रुकैया सखावत हुसैन संबंधित है, ठीक है ना, महिलाओं की शिक्षा से। भोपाल की बेगमों में अलीगढ़ में अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। कलकत्ता और पटना में बेगम रुकैया सखावत हुसैन जिन्होंने कलकत्ता और पटना मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे, पूना में घर पर ही, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। पंडित रमाबाई वही है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को बनाए दी जाती थी। पूना में विधवा गृह, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी।
उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक के आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, परंतु उनका आह्वान था कि जब स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। 1 मिनट। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यार ये सही नहीं लग रहा है यार अपनों को। तो भाई महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? भाई क्यों नहीं? महिला आगे बढ़ सकती है, महिला आगे सोच सकती है, महिलाएं अपना विकास कर सकती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसमें कहा गया है कि महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। भाई लगाना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर भी तो विकास करना चाहिए ना। सही है। इस बात से तो अपन समर्थन नहीं करते भाई कि अंग्रेजी का जो आंदोलन है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसके खिलाफ करो। अपने जो प्रति अपने समाज के प्रति, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति कुछ आवाज़ मत उठाओ। चल जाने दे, आगे चलते हैं। जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंध ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूलियाँ चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने से बनी हो। तुम मुझसे पूछो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या असर होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं आती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुल्य कहा, इसकी पुस्तक थी ये ताराबाई शिंदे की। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधान सभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 में इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। 1929 के तहत 18 का लड़का 16 की लड़की नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का। 18-16 है ना, 18-16, 18-21, 18-19-20, 21। 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है? जाति और समाज सुधार। ठीक। ताराबाई शिंदे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित रमाबाई। ताराबाई शिंदे की ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की।
लिखने लगी। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875। सामाजिक है ना, राजचंद्री देवी के बारे में क्या पढ़ा था? पंडित रमाबाई कौन थी? संस्कृत की महान विद्वान। ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वामी दयानंद सरस्वती। 1856 में विधवा विवाह है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कुंडों पर झूलने का त्योहार, राजा राम मोहन राय। 1775 से 1833। सती वाल थाजर सोलविन द्वारा बनाया गया चित्र 1813। अब यहाँ से आगे से करेंगे, है ना, यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।